इसके नेक्स्ट मेंबर के लिए दैट इज ट्राइपैनोसोमा लोकोमोटरी ऑर्गन सिंगल फ्लैजेला, इनमें सिंगल फ्लैजेला होता है। आप कह सकते हैं रेयरली आपको इसमें 2 फ्लैजेला मिले, कभी कभी हमें इसके 2 भी मिलते हैं। फीडिंग बिहेवियर, जब आप बात करते हैं ट्राइपैनोसोमा की, तो ये फीडिंग बिहेवियर को मोस्टली इंजेक्शन करता है। एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ लाइफ भी हमें इसकी नजर आती है। रिप्रोडक्शन, मोस्टली दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, यस। क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, आपको याद होगा ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अच्छा, उसके बाद ये मौजूद होता है, इसकी जो शेप होती है वो मोस्टली राउंड होती है। और अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो आपको बेटा ये मोस्टली ये अपने पेशेंट के जो ब्लड होता है उनके अंदर हमें ये मिलता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इन्हीं पैरामीटर्स को अप्लाई करें ओवर द थर्ड पार्टनर दैट इज कोएनो फ्लैजिलेट्स के ऊपर, तो कोएनो फ्लैजिलेट्स दे आर सेसाइल, नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, इनका फीडिंग बिहेवियर ट्रूली इंजेक्शन, ये चीजों को निगलते हैं। रिप्रोड्यूस टोटली सेक्सुअल। पैरासिटिक मोड, नो, ये हमेशा कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। शेप इनकी ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं दे आर polar, resembles with the polar cells of sponges। ये जो स्पॉन्ज होती है, जो हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसको हम भी हम रिपीट भी करेंगे, तो ये उसके अंदर मौजूद होती है। उसके अंदर पोलर सेल्स जो होते हैं उनकी तरह कर ये रिजेंबल करती है और ये हमेशा कॉलोनियल फॉर्म जब भी बनेगी तो वो आपको ये इनके ऐसे फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो इनको इंजेक्शन के लिए हेल्प करते हैं और ये हमेशा कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, इनके जो सेल्स होते हैं वो कोई डिवीजन ऑफ लेबर पर्टिकुलर नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये हर सेल इंडिविजुअली अपने काम कर रहा होता है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा, चल हम मूव करते हैं डायरेक्टली टू द नेक्स्ट क्लास, और वो नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज ciliates। जो इसकी तीसरी क्लास है जो ये प्रोटोजोन्स की। अच्छा, सिलिएट्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होगा? नाम से जाहिर है भाई, सीलिया, मेनिसीलिया, मेनिसीलिया आर प्रेजेंट। अच्छा, फिर इसका फीडिंग बिहेवियर, इंजेक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, ये आपकी बुक में भी इलेबोरेटेड है। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, नो, ये हमेशा जब भी होते हैं ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में नहीं होते, इनके अंदर हमें सिम्बायोटिक मोड ऑफ लाइफ भी नहीं मिलता। इनकी जो शेप होती है मोस्टली दे आर स्लीपर शेप, जैसे जूते की शक्ल होती है
वैसे होती है। फॉर एग्जांपल इसके दो एग्जांपल आपकी बुक में है, एक पैरामेशियम दैट इज मोटाइल और एक आपके पास है स्टेंटर दैट इज नॉन मोटाइल इन शेप। ये मतलब नॉन मोटाइल होता है, ये मोटाइल होते हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर जो सीलिया होते हैं, आप देखो ना, लोकोमोटिव ऑर्गन मैंने लिख दिया सीलिया है, सेंटर के अंदर भी सीलिया मौजूद होते हैं, लेकिन मैं साथ लिख रहा हूँ कि इट इज नॉन मोटाइल। वो इसलिए लिखा कि जो इसके अंदर सीलिया होते हैं, सीलिया सीलिया हेल्प इन सीलिया हेल्प इन इंजेक्शन। यहाँ पे जो इसके अंदर सीलिया होते हैं वो हमेशा इंजेक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, अदरवाइज ये जो स्टेंटर होते हैं दे आर नॉन मोटाइल। ठीक हो गया। जैसे फ्लैजेला जो होते हैं जी, साइड से नजर नहीं आ रहा, राइट साइड से। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सीलिया होते हैं स्टेंटर के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन स्टेंटर, इन स्टेंटर सीलिया आर फॉर इंजेक्शन। जो सीलिया होते हैं वो फीडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर एक चीज आपने जरूर नोट करनी है, जब आप सीलिएट्स की बात करें तो इनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, टू न्यूक्लियाई। एक होता है इसका माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है इनका मैक्रो न्यूक्लियस। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और ये वाला जो होता है ये सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये भी आपको याद रखना है कि इनके अंदर दो तरह के सेल न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। और ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं ये सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं ये कंट्रोल दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल, मतलब ये कॉन्जुगेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हम सिलिएट्स को जब देखते हैं, ओह ये सारा मिट गया, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। The next class is foraminiferans and echinopods. Foraminiferans and echinopods जरा इसको देखिएगा। ये जो ये दोनों के दोनों इनके जो स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों दे आर शेल्ड प्रोटोजोन्स। जिस शेल्ड प्रोटोजोन्स होते हैं इनके बाहर शेल होता है। शेल किसका बना होता है? शेल कंपोजिशन क्या होती है जरा देखिएगा। जो फोरामिनिफेरेंस है, जिसको मैं फोरम्स कह रहा हूँ, फोरम्स के अंदर ये शेल है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये जो एक्टिनोपोड्स हैं इनके अंदर सिलिका यानी ग्लास का बना हुआ होता है। अच्छा, फिर इनके अंदर लोकोमोशन, यस, दोनों के अंदर लोकोमोशन आपको मिलती है। दोनों मोटाइल होते हैं और अपना ये मूवमेंट करते हैं बाय देयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। मतलब ये जो उनके सुराख होते हैं शेल्स के, उनसे साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो एक्सटेंशन की सूरत में बाहर होते हैं। तो इस वजह से ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के जरिए मूव भी करते हुए हमें नजर आते हैं। इनका फीडिंग बिहेवियर यानी इनकी फीडिंग कैसी होती होगी? फीडिंग मोड ऑफ लाइफ दैट इज मोस्टली इंजेक्शन। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो बेटा वो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब बेटा आप इसको देखेंगे फोरामिनिफेरेंस, तो ये एक चीज है
कैल्शियम कार्बोनेट जब यानी फोरामिनिफेरेंस यानी फोरम्स जब भी डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट टू फॉर्म chalk rocks in ocean, और जब सिलिका डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट टू फॉर्म ग्लासी रॉक्स। इसका मतलब ये है बेटा कि जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं तो वो समुद्र के अंदर मूव करते रहते हैं, लेकिन जब कभी इनकी डेथ हो जाती है तो ये दे सिंक डाउन टू द बॉटम ऑफ द ओशन। वहां पे जाके जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जब वो डिपॉजिट हो जाएगा, देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द chalk rocks। लेकिन जब आप सिलिका की बात करेंगे तो ये ग्लासी रॉक्स देंगे। मैंने एक दफा नेशनल ज्योग्राफी पे देखा था कि जो सिलिका की रॉक्स होती हैं वैसे लगती हैं जैसे बंदा शीश महल में एंटर हुआ है, सिर्फ शीशे शीशे नजर आता है। तो वो एक्टिनोपोड्स का चूंकि सिलिका का बना होता है, तो एक्टिनोपोड जो होता है वो हमें ऐसे नजर आता है जैसे ये ग्लासी रॉक्स है। और एक्टिनोपोड्स की जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, रेडियोलेरियन इज एग्जांपल ऑफ एक्टिनोपोड्स। ये एक्टिनोपोड की एक एग्जांपल है। एक्टिनोपोड्स और जो फोरामिनिफेरेंस है उनकी एग्जांपल फोरामिनिफेरन ही बकायदा इसका नाम है। सर ये इसकी लोकोमोशन एक्सप्लेन कर दें। इसकी जो लोकोमोशन होती है वो जरा देखिएगा। ये फॉर एग्जांपल शेल है इसका, इसके शेल से ये एक पोर है, ये एक पोर है, ये एक पोर है, ये डिफरेंट पोर्स मौजूद होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं इनसे बाहर यो ऐसे इनके साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स निकले होते हैं, ये थ्रेड्स निकले होते हैं। अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जिसको मैं कह रहा हूँ थ्रेड्स होते हैं, ये बाहर की तरफ निकले होते हैं, ये पानी के अंदर मूव करते हैं और ये अपने बीटिंग मूवमेंट के जरिए ऑर्गेनिज्म को मूव करवाते हैं। इसलिए ये अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की वजह से ये ओशन के अंदर मूव करते हैं और इन्हीं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की मदद से दे ग्रैब देयर फूड और वो बाद में इसको इंजेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। The next is epicomplexin। ये जो epicomplexin होते हैं जरा देखिएगा बेटा, locomotory organ again absent। अच्छा, फिर अगर एब्सेंट होता है तो ये मूव कैसे करते हैं? बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को ये फ्लेक्सिंग के जरिए मूव करवाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनके अंदर जो फीडिंग बिहेवियर है, फीडिंग बिहेवियर ये मोस्टली बेटा जो फीडिंग बिहेवियर होता है वो इंजेक्शन होता है। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो फीडिंग बिहेवियर है वो पैरासिटिक फीडिंग बिहेवियर भी है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो दे आर यूनिसेलुलर, और ये ऑलमोस्ट ये जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर स्पिंडल इन शेप, ये स्पिंडल की तरह के होते हैं। अच्छा, उसके बाद रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। इट रिक्वायर टू होस्ट मैन एंड मॉस्किटोज, यानी ये मैन और मॉस्किटोज मतलब दो होस्ट इसको रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। लेकिन आपको बता दूं बेटा, इट इज सिम्बायोटिक, बल्कि सिम्बायोटिक तो ना कहें, इट इज पैरासिटिक फॉर मैन। ये आदमी के लिए तो पैरासिटिक है, बट इट इज आप कह लें एक होता है ना जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म,
और एक होता है commensalism, but it has a commensalism relation with the mosquito, यानी मॉस्किटो के अंदर मौजूद तो होता है। अब मॉस्किटो को इसका फायदा नहीं होता, लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा होता। मतलब मॉस्किटो आर द कैरियर ऑफ एपिकोब्लैक्सेंस, और ये एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको आप उर्फिया में बेटा कहते हैं। ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? ये फर्स्ट डिजीज जिसको हम मलेरिया कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ ताकि हम इसको एक दफा से देख लें। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, दे मूव बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी, फीडिंग बिहेवियर, इंजेक्शन मोस्टली पैरासिटिक फीडिंग बिहेवियर होता है। यूनिसेलुलर स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्शुअली होती है, लेकिन इट रिक्वायर्स टू कोर्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एक मैन, एक मॉस्किटो। अच्छा, जो मैन होता है उसके अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं ये पैरासिटिक है, लेकिन जब ये उसके अंदर जाएगा मॉस्किटो के अंदर तो ये कमेंसलिज्म टाइप का हो जाएगा। मतलब ये मॉस्किटो के अंदर मौजूद तो होता है, तो उससे मॉस्किटो को फायदा कोई नहीं हो रहा होता, नुकसान भी कोई नहीं हो रहा होता, लेकिन एक पार्टनर का फायदा हो रहा है। किसका? इसका एपिकोब्लैक्सेन का, कि उसको प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है और वो वहां पे जाकर रिप्रोड्यूस भी कर रहा होता है अपने एग्स को। मतलब आप कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे जाके होगा। तो ये कमेंसलिज्म बिहेवियर होता है मतलब मॉस्किटो। अच्छा, अगर आप इसको जरा देखें, forms of epicomplexanes in man and form of epicomplexane in mosquito। मॉस्किटो के अंदर किस तरह से मौजूद होगा और मैन के अंदर ये किस तरह से मौजूद हो सकते हैं। अब जरा देखना बेटा, जब आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये स्पोरोफाइट की सूरत में जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा, स्पोरोफाइट की सूरत में ब्लड के अंदर आएंगे, स्पोरोफाइट फौरन से चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप इसको यूं लिखें, ये स्पोरोफाइट की सूरत में आएंगे, फौरन से चेंज हो जाएंगे मीरोजोइट्स में। कहां पे जाके? लीवर के अंदर। अच्छा, फिर ये फौरन से चेंज हो जाएंगे गमीटोसाइट्स में। अब जरा देखें, जो गमीटोसाइट्स होते हैं जब वो मॉस्किटो के अंदर जाएंगे, ये फौरन मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। इनकी फौरन फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब ये एग प्लस स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ये फौरन से बेटा एक स्ट्रक्चर बना के देंगे जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट्स, यानी स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स, जब ये स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे, ये फौरन से स्पोरोजोइट्स बनते हैं। जब ये स्पोरोजोइट्स बनते हैं तो ये फिर से बाइटिंग के जरिए मैन के अंदर चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं इट्स अ कंप्लीट साइकिल। अच्छा, अब इसमें ये देखना जरा, एक फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म, ये दोनों की दोनों फॉर्म चाहे किसी के अंदर भी है, चाहे ये मॉस्किटो के अंदर है, चाहे ये मैन के अंदर है, ये दोनों की दोनों फॉर्म जो होती हैं, ये दोनों की दोनों फॉर्म नॉन पैरासिटिक होती हैं। पैरासिटिक फॉर्म कौन सी होगी? मीरोजोइट्स, जो कि लीवर के अंदर जाके बनते हैं। जब स्पोरोजोइट्स लीवर के अंदर जाते हैं, उसको मीरोजोइट में कन्वर्ट करता है। ये जो मीरोजोइट्स होते हैं, ये बेटा आरबीसीज को बस्टिंग करते हैं, आरबीसीज के ऊपर अटैक करके उनकी बस्टिंग करते हैं। जब ये उनके ऊपर अटैक करके उनकी बस्टिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक फॉर्म ऑफ द एपिकॉम्प्लेक्सेन, और ये हमेशा मैन के अंदर होगी। ये स्टेज चूंकि मॉस्किटो के अंदर एब्सेंट होती है, इसलिए कहते हैं कि मॉस्किटो के लिए ये कभी भी पैरासिटिक फॉर्म में नहीं आया, बल्कि उसके साथ कमेंसलिज्म बिहेवियर होता है। ठीक हो गया। तो ये लाइफ साइकिल भी है जिसके अंदर मैंने स्टेजेस लिखी हैं कि कौन सी स्टेजेस एपिकॉम्प्लेक्सेन की आ सकती हैं। तो इसकी जो पैरासिटिक स्टेज है दैट इज मीरोजोइट, जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करके उनकी बस्टिंग करते हैं,
और ये वही स्टेज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैन के अंदर है, क्योंकि ये मॉस्किटो के अंदर एब्सेंट होती है, दैट इज मतलब आप कह सकते हैं इट इज एक्टिवेटेड पैरासिटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक हो गया जी। अच्छा, फौरन हम स्टार्ट करते हैं। सर ये साइकिल रिपीट कर दें। साइकिल में रिपीट कर देता हूँ, जब देखिएगा स्पोरोजोइट्स दे आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो। जब वो बाइट करेगा, वो जो स्पोरोजोइट हैं वो ह्यूमन ब्लड के अंदर आ जाएंगे। जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो मूव करके जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के जरिए इनटू द लीवर। लीवर सेल्स उन स्पोरोजोइट्स को चेंज कर देगा मीरोजोइट्स में। ये जो मीरोजोइट्स होते हैं, ये कुछ मीरोजोइट्स होते हैं चेंज इनटू गेमेटोसाइट, यानी कुछ एग बन जाएंगे, कुछ स्पर्म बन जाएंगे। लेकिन बाकी जो मीरोजोइट्स होते हैं दे अटैक ओवर द रेड ब्लड सेल्स, और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। हर 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद ये एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फटते हैं, और ये जो मलेरिया का पेशेंट उसका पीला रंग हो जाता है। ये गेमेटोसाइट होते हैं, फिर जब प्योर में चला के ब्लड को सक करेगा तो गेमेटोसाइट उसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जाके गेमेटोसाइट, क्योंकि एग और स्पर्म्स होते हैं, दोनों आपस में मिलके ये बेटा एक अपना स्पोरोजोइट्स बना देंगे। वो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो गट के अंदर ही, मॉस्किटो के गट के अंदर ही उसके स्लिमिंग ग्लैंड के पास आ जाएंगे, और स्लिमिंग ग्लैंड जब भी वो फाइट करेगा किसी और हेल्दी पर्सन को, तो वो इन स्पोरोजोइट को उनके ब्लड के अंदर मूव कर देगा। तो इस तरह से ये जो साइकिल होता है ये चलता रहता है। लेकिन इसमें जो इन्फेक्टेड स्टेज है दैट इज मीरोजोइट्स, जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है। ठीक हो गया जी। सर ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब ये तो इन्फेक्टेड पर्सन से ही उसको मॉस्किटो में गया ना, स्टार्ट मॉस्किटो में कहाँ से होगी? इन्फेक्शन इज ऑलवेज देयर, इन्फेक्शन इज ऑलवेज देयर। किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई इन्फेक्शन जरूर होती है, लेकिन सम पर्सन आर दे आर वेरी इम्यून टू दैट डिजीज। कुछ पर्सन होते हैं वो इम्यून सिस्टम के हल्के होते हैं, उनके अंदर डिजीज जल्दी अपीयर हो जाती है। मतलब अगर आप कहें कि कोरोना के पेशेंट पाकिस्तान में करीबन 2 लाख हैं, तो वो 2 लाख से ज्यादा भी हैं। अच्छा, हो सकता है किसी के अंदर सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, किसी के अंदर सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर सिम्टम्स अपीयर नहीं होते उसको ये नहीं, उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन है, अच्छा इन्फेक्शन होती है। हर बंदे के अंदर इन्फेक्शन पर्टिकुलर होती है, लेकिन बाद वो इन्फेक्शन अपीयर हो जाए, बाद बात नहीं होती। फिर वहां से मॉस्किटो कैरी आउट करके टू अदर हेल्थ लेकर जाते हैं जिनमें अपीयर भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन होते हैं वो ही इस स्टेज को आगे कैरी ऑन करते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे मलेरिया के, तो उन्होंने कहा था कि जो बंदा गैस का इस्तेमाल करता है, यानी जाली का इस्तेमाल करता है, उसके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होती। तो डेफिनेटली अगर एक पर्सन को है तो मॉस्किटो कैरी ऑन करेंगे, अगर किसी पर्सन को नहीं है तो मॉस्किटो कैरी ऑन नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हम करते हैं बेटा एलजी, दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एलजी इसको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, देयर आल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक थैलोफाइट्स। इनको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स की नो नो स्टेम, नो रूट, नो शूट। हमें इनके अंदर कोई शूट, कोई रूट, कोई लीफ नजर नहीं आता, क्योंकि इसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइट्स। और जो एल्गी होती है ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक थैलोफाइट्स। लेकिन एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, ये जो एल्गी होती है ये आपको यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस, ये आपको कॉलोनियल,
ये आपको टू सेल्ड, मतलब हर तरह से ये आपको मिलेगी। ऐसी कि जो लाइफ होती है, जो लाइफ फॉर्म होती है, वो आपको बहुत वेरिएबल फॉर्म में नजर आती है। इवन विद इन अ सेम फाइलम जो एलजी की लाइफ फॉर्म होती है, इट इज वेरी मच वेरिएबल, इतनी ज्यादा वेरिएबल होती है कि बकायदा ये आपको उस स्टेज में नजर आती है कि हर एक से डिफरेंट। अच्छा, इवन आप यकीन करें, मैं क्योंकि मेरा काम भी एलजी के ऊपर है, पीएचडी का, तो आप एलजी को देखें ना, तो एक जगह पे पड़ा हुआ एक एलजी एक सेल नजर आ रहा होता है, और उसी की ही आगे जो स्ट्रेन होती है उनमें दो सेल नजर आ रहे हैं। तो मतलब हाई वेरिएबल ग्रुप ऑफ कहते हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, प्लांट में जो फर्क है वो सिर्फ यही है, मतलब हम कहते हैं ना फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, इसमें प्लांट्स में फर्क क्या आता है? प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, लेकिन जो एलजी होती है, एलजी है यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन। प्लांट्स के अंदर जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है वो बकायदा प्रोटेक्ट फॉर्म में मौजूद होता है। जो जाइगोट होता है वो बकायदा उसकी प्रोटेक्शन फॉर्म में मौजूद होती है, लेकिन इसमें भी जाइगोट बनता है एलजी के अंदर भी, लेकिन नो प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, जाइगोट की प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन इसमें जो प्लांट्स होते हैं, इसमें बकायदा तौर पर वो अपने जाइगोट को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज द मेन डिफरेंस। लेकिन बाकी बेटा जितना भी स्ट्रक्चर प्लांट्स का और एलगी का है, वो सेलुलर स्ट्रक्चर सारे का सारा सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे आगे चलकर। अच्छा, जब हम इसको और लेकर आगे चलते हैं तो इसमें फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई भी हमें मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा जरा देखिएगा, नाम लिखना है आपने, ये याद रखना है, इसमें हमें ज़ैंथोफिल, अच्छा इसमें हमें कैरोटीन, इसमें हमें जिसको आप कहते हैं फाइको अरिथ्रिन, इसमें हमें फ्यूकोज़ैंथिन, सर राइट साइड से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। मैं बेटा इसको जरा थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि हमें जरा थोड़ी सी वाइट स्पेस मिले प्लीज। अच्छा, उसके बाद फाइको अरिथ्रिन, फ्यूकोज़ैंथिन। अच्छा, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर और भी मिलेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये बताता चलूं बेटा। अब मेरी बात आपने फिर गौर से सुननी है। जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं तो हम एलजी को वी क्लासिफाई आवर एलजी classified on the basis of photosynthetic pigments। जैसे जरा देखिएगा, अगर क्लोरोफिल ए, बी और सी है, तो मैं इसको लिखता हूँ। इफ देयर इज अ क्लोरोफिल ए, बी एंड सी, if chlorophyll A plus B plus carotenoid, हम इसको कहते हैं the film will be chlorophyta, जिसको हम ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं।
अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अगर इसके बाद क्लोरोफिल ए प्लस, कैरोटीन्स प्लस, फाइको, जरा नाम देखिए बेटा, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, है ना। फाइको का मतलब होता है एलजी, एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड इन कलर, रेड ब्लड सेल्स। तो इसका मतलब है ये रेड एलजी होगी, जिसको हम रोडोफाइटा का क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, नहीं सॉरी क्लोरोफिल सी, इसके साथ साथ कैरोटीन्स प्लस फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन का मतलब होता है ब्राउन। इसका मतलब है कि ये हमें मिलेगी इसके अंदर पियोफाइटा, जिसको हम कौन सी एलगी कहते हैं, दैट इज नोन एज ब्राउन एलगी। आपको याद होगा आपने ये एक मेंबर पढ़ा है कैल्शियम, उसके अंदर हमें ये मिलता है। अच्छा इसी तरह जब हम आगे चलें, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी प्लस क्लोरोफिल नहीं कैरोटीन्स और फ्यूकोजेंथिन मिलेंगे। अच्छा इसके अंदर हमें एक और भी स्पेसिफाइड मिलता है, जिसको कहते हैं फाइको सॉरी थियोफाइसिन, थियोफाइसिन जो कि बकायदा ब्राउन कलर होता है। अच्छा जब हम फ्यूकोजेंथिन 4 की बात करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा, एक हम कहते हैं डायटॉम्स प्लस एक हमारे पास इसके अंदर आए इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है इस दो एक ही मिलेगी जो बाद में बेटा हम इसको देखते हैं कि बाद में जाकर इसके अंदर कौन सी चीज आती है। मैंने आपको जो पहले कहा कि एलजी इज करेक्टली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। आप देख सकते हैं बेटा कि कितना फर्क है। क्लोरोफिल ए प्लस बी प्लस कैरोटीनॉइड वो ग्रीन एलजी है, क्लोरोफिल ए कैरोटीन प्लस पाइपरिथ्रिन रोडोफाइटा रेड एलजी है, क्लोरोफिल ए सी कैरोटीन टेंफ्यूकोजेंथिन पियोफाइटा एलजी है, जिसमें पियोफाइसिन भी मौजूद होता है। इसकी वजह से हम इसका नाम देते हैं क्लोरोफिल ए सी कैरोटीन प्लस पियोफाइसिन, दो में मिलता है। लेकिन हम बाद में जाके देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी ज्यादा चेंजेस होती है, चाहे इनमें एक अच्छा जी हम बेटा स्टार्ट करते हैं फॉरम से। पहला जो इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जो पहला ग्रुप है एंड दैट इज यूग्रिनोफाइटा।
इसमें मैं फोटोसिंथेटिक पॉइंट की बात करूंगा। इसका कॉमन नेम तो हम इसके सिर्फ यहाँ लिखते हैं, हम इसके कॉमन नेम की बात करेंगे, हम इसके अंदर लाइफ फॉर्म की बात करेंगे, हम इसके अंदर लोकोमोशन की बात करेंगे, हम इनके अंदर पिगमेंट्स की बात करेंगे और फिर हम एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यूग्रिनोफाइटा, कॉमनली कॉल्ड एज यूग्रिनॉइड, इसके लाइफ फॉर्म ऑलवेज यूनिसेलुलर, लोकोमोशन बाय मींस ऑफ फ्लैजेला, कितने होते हैं? 2 होते हैं। पिगमेंट्स मैंने जैसे आपसे कहा क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, इसमें कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल यूग्रीना, ये आपको बेटा मिलेगा और आपने ये पढ़ा हुआ है बकायदा तौर पर। इसकी ये शेप होती है, 2 फ्लैजेला इसके अंदर मिलते हैं, एक स्मॉलर फ्लैजेला होता है और एक लार्ज फ्लैजेला होता है। हम इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोपोंट। पोंट का मतलब होता है फ्लैजेला, ये लैटिन वर्ड है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम एक छोटा एक बड़ा, इसलिए आपको कहते हैं ये हेट्रोपोंट है। अगर दोनों सेम हो फ्लैजेला तो फिर आपको नाम पता चल ही गया होगा, होमोपोंट, फिर हम इसको होमोपोंट का नाम, ठीक हो गया जी। अच्छा, फौरन से हम आगे चलते हैं। ग्रुप नेम इज फाइरोफाइटा, इसको जो कॉमनली नेम इज डायनोफ्लैगेलेट्स, इसको हम डायनोफ्लैगेलेट्स भी देते हैं। इनकी जो फॉर्म होती है दे आर आल्सो यूनिसेलुलर इन नेचर। अच्छा, लोकोमोशन, ये मूव करते हैं बकायदा तौर पर टू फ्लैजेला। ये मोस्टली जो होते हैं दे आर होमोकोन्ट। अच्छा, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस कैरोटीन्स प्लस, अगर बेटा आप बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा फ्यूटेंथिन, और इसकी एग्जांपल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, गानी और गोनिओलेक्स, गोनिओलेक्स है इसकी एग्जांपल, और एक है बेटा इसकी एग्जांपल सीरेटियम, सीरेशियम इसको हम बोलते हैं सीरेशियम। अच्छा, लेकिन एक बेटा आपने याद रखनी है कि जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद अनदर टर्म दैट इज नोन एज रेडिटाइड। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जब इनकी पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन होती है, तो पॉपुलेशन एक्सक्लूजन में ये बेशक जाके रेडिटाइड्स बनाते हैं। ये जो रेडिटाइड होती हैं ये इसलिए हम इसको कहते हैं, जब फेवरेबल सीजन होता है तो फेवरेबल सीजन में बेटा इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि द स्प्रेड ओवर द ओशन, और इनकी जो स्प्रेडनेस होती है इट गिव्स ऑरेंज टू रेड इन कलर, अपीयरेंस दे, ऑरेंज से रेड कलर की वेव होती हैं तो हम उसको रेडिटाइड कहते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप
फाउंड इन ओशियन। ये ओशियन के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है किसका? प्रोड्यूसर्स का। ये प्रोड्यूसर्स का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है जिसको हम फाइटोफाइटा का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक ग्रुप है जिसको हम क्राइसोफाइटा कहते हैं। ये जो क्राइसोफाइटा होते हैं इनको कॉमनली नेम एज डायटम्स। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद डायटम्स। ऑलवेज दे आर यूनिसेलुलर। लेकिन आपने बात याद रखनी है बेटा, ये पैटी डिश की तरह के इसके दो हाफ होते हैं। पैटी डिश की तरह के टू हाफ्स होते हैं which are fit to one another। इनकी लोकोमोशन ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन फिर भी ये वाटर के अंदर इतने हल्के होते हैं कि दे स्विम इन वाटर करंट्स। स्विम इन वाटर करंट्स। ये वाटर जब भी लहरें उठती हैं ये उनके जरिए मूव जरूर करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीन्स हमें मिलते हैं, और इसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन भी हमें मिलता है। एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो एग्जांपल्स में डायटोमा प्लस ट्रेकुलेरिया प्लस पिनुलेरिया। तो बेटा ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, मोस्टली आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बेटा आपने यहाँ पे नोट करनी है, वो नोट आपने ये करनी है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स का सबसे बड़ा ग्रुप क्राइसोफाइटा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटा इसकी, तो ये ओशियन के अंदर बहुत फैला होता है क्राइसोफाइटा। और कहते हैं कि जो सबसे फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो उसमें डायटोम्स सबसे पहले और डायनोफ्लैजिलेट्स दूसरे नंबर पे ये प्रोड्यूसर आते हैं। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके जो शेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये सिलिका का बना। ठीक है जी। फियोफाइटा जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, वो कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। इसकी जो फॉर्म होती है वो हमेशा मल्टी सेलुलर होती है। लोकोमोशन ये यूजुअली अटैच फॉर्म में मौजूद होते हैं। जो इनके अडल्ट होते हैं दे आर अटैच इन फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अडल्ट के होते हैं। लेकिन टू फ्लैजेला कब? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्म में, मतलब रिप्रोडक्टिव फॉर्म में ये हमेशा मूव करते हैं। टू फ्लैजेला पिगमेंट्स इनके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स, फ्यूकोजेंथिन, और एक इनमें अजाफी होता है जिसको हम कहते हैं फियोफाइसिन प्लस फियोफाइसिन। इस फियोफाइसिन की वजह से हम इसको फियोफाइटा का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल फ्यूकस प्लस मैक्रोसिस्टिस। लेकिन एक और भी अपनी बुक में मेंशन्ड है एंड दैट इज कैल्प्स। और आपने याद रखना है, आप अपनी बुक में ये कैल्प्स जो होती हैं ये मेंशन है कि ये फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर्स तक इसका जो लेंथ होती है वो मौजूद होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर इन लेंथ होती है। और इसकी जो बॉडी है वो आपको पता है, द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू
stipe into blade and hold fast. मतलब आप कह लें स्टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल्ड फास्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? कैल्प्स की। बल्कि ये जो टर्म है इट इज ऑल ओवर अप्लाइड ओवर द फियोफाइटा, मतलब ये फ्यूकस के ऊपर भी है, मैक्रोसिस्टिस, और ये कैल्प्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज वेरी मच लेस डिफरेंशिएटेड, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो स्टाइप स्टेम लाइक होता है, ब्लेड लीफ लाइक होता है, होल्ड फास्ट रूट की तरह होता है, लेकिन ट्रूली ना लीफ होते हैं, ना स्टेम होते हैं, ना रूट होती है। तो इसकी जो कैल्प्स है इट इज फ्रॉम few centimeter to 75 meters in length. सर इसकी लोकोमोशन एक्सप्लेन कर दें। इसमें जो लोकोमोशन होती है, मैंने कहा जो अडल्ट होते हैं दे आर इन अटैच्ड फॉर्म, वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन जो इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है जिसमें गमीट्स होते हैं उनके दो फ्लैजिला होते हैं और वो स्विम करते हैं इन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में तो ये मोटाइल होते हैं, लेकिन जब ये बेटा अडल्ट हो जाते हैं देन ये मोटाइल नहीं होते, फिर ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच फॉर्म में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फॉर्म से है रोडो, रोडोफाइटा। ये जो रोडोफाइटा होते हैं इसको हम कॉमनली नेम एज रेड एल्गी, ये भी मल्टी सेलुलर होता है। लोकोमोशन जब आप बात करें ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी प्लस कैरोटीन प्लस फाइको एरिथ्रिन होता है। इसकी जो एग्जांपल है वो कॉन्ड्रेस प्लस आपकी बुक में जो दिया हुआ है पॉलीसाइफोनिया, ये इसकी एग्जांपल्स में आता है। लेकिन एक चीज बेटा आपने इसके लिए भी याद रखनी है कि जो रोडोफाइटा होते हैं ये कोरल रीफ्स में भी हेल्प करते हैं। कोरल रीफ्स होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ओशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की जो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं जब वो डेथ होती है दे डिपॉजिट इन द बॉटम ऑफ द ओशन, जो कि कोरल रीफ्स बनाते हैं। इसके बाद जो बंदी है दैट इज क्लोरोफाइल। ये जो क्लोरोफाइटा होता है जब हम कंपैरेटिवली देखें तो वी कॉल देम ग्रीन एल्गी। ये हमें यूनिसेलुलर भी मिलती है, ये हमें फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलती है, और ये हमें कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलती है। फॉर्म में भी मिलती है। जब आप बेटा बात करें लोकोमोशन की तो इनके अंदर मोटाइल ये यूनिसेलुलर मोटाइल होती हैं, ये समवट नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जो कॉलोनियल फॉर्म होती है ये भी मोटाइल फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट में क्लोरोफिल ए बी प्लस कैरोटीन्स, यानी कैरोटीनॉइड्स लिख लें। कैरोटीनॉइड का मतलब होता है कि इनके अंदर आपको कैरोटीन्स प्लस ज़ैंथोफिल दोनों मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास,
एक हमारे बुक में भी एग्जांपल के तौर पर बड़ा मेजर ऑर्गेनिज्म दिया गया है, दैट इज नोन एज क्लोरेला। प्लस अगर आप ये दोनों मैंने यूनिसेलुलर लिखी, ये दोनों मैंने यूनिसेलुलर लिखी। अगर आप बात करें फिलामेंटस की तो स्पाइरो गायरा। अच्छा, अगर आप बात करें कॉलोनियल फॉर्म की तो फिर बेटा आपको ये मिलेगी, क्या नाम है उसका, वॉलवॉक्स, जो कि हमें मैं कहता हूँ मोबाइल फॉर्म में मिलती है। अच्छा, एक मिनट में जरा, एक मिनट सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, इसमें बेटा जब हम बात करते हैं क्लेमेडोमोनास की, ये हमें मोटाइल नजर आता है यूनिसेलुलर, क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए क्या है, नॉन मोटाइल है। ये स्पायरोगायरा भी क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और जो वॉलवॉक्स होता है ये भी हमें क्या नजर आता है, ये भी हमें मोटाइल। ठीक हो गया जी, ये कंपैरेटिव व्यू था एलजी का। सर फिलामेंटस फॉर्म को एक्सप्लेन कर दें। जो फिलामेंटस फॉर्म होती है उसमें जो एलजी होता है दैट इज लाइक अ फिलामेंट, एक रिबन शेप होता है इस तरह का। इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड। ये तो मैं क्लेमेडोमोनास मैंने आपके सामने बनाई। इसमें चूंकि ज़िगज़ैग किस्म का स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये फिलामेंटस है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी है जिसे हम बेगोनियम कहते हैं, ये भी हमें फिलामेंटस नजर आती है। बेगोनियम ये भी इसी का क्लोरोफाइटा का एक मेंबर है। अच्छा जी, इसके फौरन बाद जब हम आगे बेटा मूव करते हैं तो फिर एक हमें एक छोटा सा पैराग्राफ मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी में अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी में जरा देखना है बेटा आपने। एलजी नंबर 1 प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये फूड चेन को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात एक्वेटिक फूड चेन को बेटा ये स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, नंबर 3 इनसे हम डिफरेंट केमिकल्स हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल इनसे हम एगर हासिल करते हैं, हम इससे एल्गिन हासिल करते हैं, हम इससे कैराबिनान एक केमिकल होता है जो जेलेटिन मटेरियल होता है वो हासिल करते हैं, हम इनसे एंटीसेप्टिक्स और अब तो बेटा इनसे हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन, फॉर एग्जांपल दे आर सोर्स ऑफ कैल्शियम सोर्स के तौर पर भी हम इनको लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन मार्केट के अंदर आई है जिसको हम कहते हैं कालगी। अच्छा, अब वो CAL मीन कैल्शियम, ALGE मतलब एलजी, कालगी का मतलब होता है वो कैल्शियम जो हमने एलजी से हासिल की है। तो मतलब ये इस तरह से हम इससे ये भी हासिल करते हैं कैल्शियम को भी। फिर उसके बाद हम इसको एज ए फूड यानी एडिबल्स के तौर पर भी हम इनको लेते हैं। एडिबल्स के तौर पर कैसे लेते हैं, आपने ये ध्यान में रखना है बेटा, बहुत सारे ममालिक के अंदर जो ये एलजी है इसको एज उसके तौर पर लिया जाता है, फूड मटेरियल के तौर पर और सैलेड के तौर पर इसको खाया जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है जो वक्त के साथ साथ आगे इंशाल्लाह इम्प्रूव होती जाएगी और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फूड को एलजी के ऊपर शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये दुनिया में सबसे फेमस ग्रुप ऑफ फूड बनता जा रहा है, न सिर्फ एनिमल्स के लिए भी बल्कि ये हमारे लिए भी। चलें, फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, जिसको हम मोल्ड्स का नाम देते हैं, इसको मोल्ड का नाम देते हैं। ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। जब हम बेटा इसको मोल्ड का नाम देते हैं तो फिर जरा देखिएगा, इट हैज कैरेक्टर्स सिमिलर टू ओरिजिनल फंजाई एंड differences with ओरिजिनल फंजाई। और ये ओरिजिनल फंजाई के साथ इसके डिफरेंसेस भी हमें नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल जरा देखना,
पहले हम सिमिलरिटीज की बुनियाद करते हैं। नंबर 1, बोथ हैव हाइफी, दोनों के पास हाइफी होते हैं, चाहे स्लाइम मोल्ड है चाहे ट्रू फंजाई है। बोथ रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, दोनों स्पोर्स बनाते हैं, चाहे वो ये वाली फंजाई है जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं या ट्रू फंजाई है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। स्लाइम मोल्ड have centrioles, but fungi have not. fungi के पास नहीं होते। slime mold cell wall is cellulose in composition, while fungi आपको पता है सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो ये दो डिफरेंसेस और दो मैंने सिमिलरिटीज पॉइंट लिखे हैं। एक चीज आपने बेटा लिख लेनी है, हम इसको लोअर फंजाई का नाम भी देते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वी आल्सो कॉल देम लोअर फंजाई। अच्छा बेटा, हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड और एक को बेटा हम कहते हैं वाटर मोल्ड। इसका कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम आप कह लें मिक्सोमाइकोटा, और इसको बेटा हम कहते हैं ओवोमाइकोटा। ओवोमाइकोट्स, मिक्सोमाइकोट्स। इसकी जो एग्जांपल है, मैं पहले एग्जांपल को कोट कर देता हूं। फाइजेरम पोलीसेफ्लम, फिजेरम पोलीसेफ्लम, और इसका नाम है जिसको हम कहते हैं बड़ा फेमस है फाइटोफथोरा इनफेस्टेंस। फाइटोफथोरा इनफेस्टेंस, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर जब हम बेटा बात करते हैं, ये आपको मिलेगा है ये भी थैलोफाइटा, but with many nuclei in single body. इसमें cells with यूनिन्यूक्लिएट, और जो सेल्स यूनिन्यूक्लिएट के साथ होते हैं, लेकिन हमें कभी कभी इसके अंदर आप कह सकते हैं ना कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये हेट्रो न्यूक्लिएटेड प्लांट बॉडी हमें मिलती है फाइटोफथोरा इनफेस्टेंस के अंदर। अच्छा, ये नॉन पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ये पैरासिटिक होते हैं, दे आर पैरासिटिक इन नेचर। इसकी दो स्टेजेस लाइफ साइकिल में होती हैं। टू स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज भी होती है, इसको हम फीडिंग स्टेज कहते हैं, और एक इसकी
रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इसमें बेटा इसकी सिंगल स्टेज होती है। अच्छा, ये चूंकि पैरासिटिक है, ये नो डिजीज, कोई डिजीज कॉज नहीं करते, नॉन पैरासिटिक होते हैं। ये डिजीज कॉज करते हैं जिसे हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि आयरलैंड के अंदर बेटा इसने एक डिजीज कॉज की थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसकी वजह से बड़ा फेमस आयरिश जिसको हम कहते हैं फेमिन हुआ, कहत साली हुई इन लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर 1840 में ये वाकया पेश आया, जब पूरे का पूरा जो आयरलैंड है उसके अंदर सारे के सारे पोटैटोज जो है वो खत्म हो गए, और वो वहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो लोग हैं दे स्टार्व टू डेथ, मतलब वो कहत से उनकी डेथ होगी। तो ये बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट को ली थी। कल इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को करेंगे और हम उसको जल्दी से खत्म करेंगे। तो मतलब मैं 2-4 दिन लगा के 4 लेक्चर के अंदर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। सर थाइलोफाइटा, जी थाइलोफाइटा का क्या मीन है? थाइलोफाइटा का मतलब होता है द प्लांट बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड। The plant body is undifferentiated with no stem, no root, no leaf. चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं? I'm getting. इसमें से आपको टोटल जो हमने किया है ना, ये वाला जिसमें हम क्लासिफिकेशन ये जो भी वैरायटी ऑफ लाइफ कर रहे हैं, इसमें टोटल आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब एक एमसीक्यूज आपको इसी में से आएगा, प्रोटिस्ट में से, एक एमसीक्यूज आपको उसमें से आएगा फंजाई में से, एक एमसीक्यूज प्लांट में से, और एक एमसीक्यूज आपको एनिमल में से। ठीक है सर। जी ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड? ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। हाँ जी, को अच्छी सर सिर्फ कैल्प्स, स्टाइप, ब्लेड और होल्ड फास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं या फिर जो दूसरी एग्जांपल्स थी जैसे फ्यूकस वो भी होते हैं? किसमें? जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आपने बताया था ना कि कैल्प्स, स्टाइप, ब्लेड और होल्ड फास्ट में हाँ डिफरेंशिएट होते हैं, तो बस कैल्प्स ही बिल्कुल होते होते हैं? हैं। फ्यूकस भी होता है, मैक्रोसिस्टिस भी होता है। ये तीनों जो होते हैं ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, बट दे आर लेस डिफरेंशिएटेड, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर लेस डिफरेंशिएटेड। तो ये स्टाइप है, ब्लेड है, होल्ड फास्ट है, तो इट इज अ लीस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन भाई। जी सर ठीक है। जी ठीक हो गया जी अपना। जी सर फ्लोरोफाइटा में जो आपने एग्जांपल लिखवाई है स्पाइरोजीरा, ये फिलामेंटस है या हाँ मल्टीसेलुलर? ये बेटा अच्छा, ये फिलामेंटस मल्टीसेलुलर, लेकिन ना चूंकि इसकी प्राइमरीली फॉर्म जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है, सॉरी फिलामेंटस होती है, तो हम इसको फिलामेंटस कहते हैं। वैसे है ये एक से ज्यादा सेलुलर तो मल्टीसेलुलर। सर ये सूडोपोडियम को फीडिंग स्टेज क्यों बोलते हैं? प्लाज्मोडियम को, सूडोपोडियम को नहीं, प्लाज्मोडियम को। किसकी आप बात कर रहे हैं? बल्कि ये आप फंजाई की बात कर रही हैं ना? यस सर, ये हाँ, प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है। ये जो प्लाज्मोडियम स्टेज होती है, इसको फीडिंग स्टेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये ऑलमोस्ट ना ऐसे होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होती है इसकी ये। अच्छा, ये क्रीप अलोंग द फूड पार्टिकल्स, इट क्रीप्स, ये फूड पार्टिकल्स के इस तरफ क्रीपिंग करता हुआ जाएगा और फूड पार्टिकल को इंगल्फ करते हैं। क्योंकि ये फूड पार्टिकल को इंगल्फ करके क्रीप करते हैं, इसलिए हम इसको फीडिंग स्टेज का नाम देते
सर कोरल रीफ्स का एक मतलब एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, जो कोरल रीफ्स होते हैं उसमें बेसिकली जब हम देखते हैं ना ओशियन को, तो ओशियन के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, उनके सेल वॉल या सेल्स के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर उनके पास ये मौजूद होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं ना, तो वो एनिमल की डेथ के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट इट सिंक्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द ओशन। अच्छा, वो सिंक डाउन होते जाते हैं। अब ये वो एनिमल आज तो थोड़ी है, एनिमल तो सदियों से चलते आ रहे हैं, इसका मतलब बस सदियों से वो काम जारी है। अच्छा, जब सदियों से वो काम जारी है तो वो एक बड़ी-बड़ी पहाड़ों की शक्ल में बन जाते हैं समुद्र के अंदर, जिनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफी पे कभी देखा होगा कि फिश एक साइड पे जाती है और उसके साथ दूसरे खाने से वो वापस आ जाती है। उसको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। वो बड़ी-बड़ी चट्टानें बन जाती हैं, लेकिन वो सॉलिड नहीं होती, अंदर से हॉलो होती हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।